And then the director called. When will he pay? I said, I will give you payment for these 2 floors, 1 floor within 30 days. Okay. Within 30 days, as per your terms, I will pay you on XYZ date. He said, both the floors. Both the floors not possible. 1 floor. Commitment. Done. I called customer. I said, sir, account details भेजा है. 50 lakh rupees to be transferred immediately. Trust me, that day, that 50 lakhs which was credited in 40-45 minutes after adding the account and all, that has given that confidence to the developer and to me that this can happen when client has not visited, client has not been there as a part of negotiation, nothing. और वो फर्स्ट फ्लोर्स 2 फ्लोर हमने क्लोज किए, उसके बाद हमने 3 फ्लोर क्लोज किए. क्या बात है. टोटल 75,000. टोटल 1,25,000. क्या बात है. 1,25,000. Within 15 days we closed another 2 units. वेलकम विष्णु फॉर पॉडकास्ट. बहुत दिनों से आप एक साथ में डिस्कशन में थे कि पॉडकास्ट शूट करते 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 आज वो मौका आ गया, आज चालू कर दिया. कैसा लग रहा है, क्या है मार्केट, क्या है? अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी है कि करियर की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रॉपर पूना से हो या क्या था, वो जर्नी क्या है? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल अभिजीत. बहुत दिन से फॉलोअप चल रहा था, मुझे भी पता है कि मैं 2 बार डिसाइड हुआ हमारा और आना नहीं हुआ. एक्सट्रीमली सॉरी, बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस हियर. जर्नी थोड़ी लंबी है. मैं एक गांव से आता हूँ, अकोला, विदर्भ में है, महाराष्ट्र में. मेरा ग्रेजुएशन वहाँ से हुआ है और 2002-2003 में मैं पूना आया था फॉर माय पोस्ट ग्रेजुएशन. और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है MBA. ग्रेजुएशन हुआ है मेरा कंप्यूटर साइंस में. और पूना एक गांव से जब तुम बड़े शहर में आते हो तो सब कुछ नया होता है. सही है. लोग अलग है, माहौल अलग है और आपको वो आदत नहीं होती है, तो थोड़ा अडॉप्शन टाइम लगा. और धीरे धीरे 1 साल में जब अडॉप्ट हो गया तो फर्स्ट MBA के लिए मैंने अप्रोच किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कंटिन्यूशन में नहीं हो पाया वो. और जब कंटिन्यूशन में नहीं आया ना, सर्वाइवल का था स्ट्रगल. सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब विद बैंक. ओके. तो मेरा पहला जॉब था डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, DCB, पूना में. एंड इट वाज अ स्मॉल एक्विजिशन जॉब जहाँ पे हमको बहुत सारा डोर टू डोर मार्केटिंग और बिजनेस लाना होता था बैंक के लिए. बट इट वाज गुड. बहुत कुछ सिखाया उसने. सेल्स उसी से सीखे हम लोग, रोड से डोर टू डोर. तो वो एक जो शर्म थी वो निकल गई. वो इम्पोर्टेंट. वो जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि किसी को भी जाके अप्रोच कर लो, किसी को फ़ोन उठा के बात कर लो, तो वो वहीं से हमने सीखा. तो बैंकिंग का करियर वहाँ से शुरू हुआ. 2003-2004 से शुरू होके मैंने DCB बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक और फिर फाइनली 2006 में HSBC बैंक में एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर ज्वाइन किया. ओके. और वहाँ से टिल 2014 आई वॉज वर्किंग विद HSBC बैंक इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पुणे. तो फिर इसमें बैंकिंग का करते करते रियल इस्टेट में कैसे आ गए? यानी ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ से रियल इस्टेट के दरवाजे खुल गए? अच्छा, ये रियल इस्टेट हमेशा इंडिया में गोल्ड और रियल इस्टेट ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे आसपास होती है. मतलब हर कोई बात करते रहता है. आपके कस्टमर्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके घर में भी जब भी आप कमाना शुरू करो, पहली चीज़ है कि घर कब लोगे. सही बात है. तो ये तो आपके आसपास रहता ही है. बट मेरे इसमें ऐसा था कि मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. तो लोगों के पैसे मैनेज करते थे, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, PMS. तो रियल इस्टेट भी एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है और इंडिया में इसके तरफ अलोकेशन सबसे ज़्यादा होता है. हम लोग म्यूचुअल फंड में 10 लाख तक जाने तक बहुत टाइम लग जाता है, बट यहाँ पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हम इजीली खरीद लेते हैं. तो तब वो एक एसेट एलोकेशन हमेशा था जो बैंक के थ्रू हम लोग फुलफिल नहीं करते थे. हम लोग लोन्स करते थे बट ये नहीं करते थे. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ बैंकिंग नॉलेज थोड़ी बहुत थी बट कर नहीं सकते थे कुछ. तो जब जॉब छोड़ा, 2 साल फाइनेंशियल बिजनेस में बिताए. तो एसेट एलोकेशन जब कस्टमर से मिलते थे
तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहता था कि हर चीज़ घूम के रियल एस्टेट पे आ जाती थी। किसी का घर बेचना है या किसी का कुछ है या किसी को इन्वेस्टमेंट करना है बेटी के लिए या रेगुलर इनकम के लिए, तो वो बोलता था रियल एस्टेट, क्योंकि वो मोस्ट ट्रस्टेड ये है, एसेट क्लास है और वेल टेस्टेड है लोगों से। और पुराने जितने लोग हैं उनको एफडी, रियल एस्टेट और गोल्ड समझ में आता था। तो धीरे धीरे हमको भी लगा कि हमने ये हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और वैसे हम लोग धीरे धीरे स्लोली अच्छी एसेट्स को ढूंढते थे और कस्टमर्स को अप्रोच करने लग गए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने लग गए और कस्टमर को धीरे धीरे उनके रिक्वायरमेंट नीड के हिसाब से, जो नीड फुलफिलमेंट बोलते हैं हम लोग, उसको शुरू किया। दैट वाज अ टाइम वे वी स्लाइटली मूव्ड इनटू टर्निंग पॉइंट हमारा, जहाँ रियल एस्टेट में हम लोग धीरे से आए। दैट वाज द ईयर 2015-16। तो ये टाइम में आपकी पहली डील हुई थी। आज याद है आपको पहली डील क्या थी, कैसी हुई, उसमें क्या ब्रोकरेज मिला, क्या हर्डन्स आए? क्योंकि पहली डील के वक्त में ना बहुत सारे लोगों को ऐसा, हमको तो बहुत क्यूरियोसिटी रहती सुनने के लिए कि पहली डील कौन सी थी, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स है इसमें बहुत सारे जो है कि जो अब भी सोच रहे रियल एस्टेट में आना, या फिर जो रियल एस्टेट में आ गए पर उनको जो ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने लगभग एक डिकेड निकाला है मार्केट में, जिन्होंने बहुत सक्सेस देखी है, तो इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता है लोगों को। तो ये शुरुआत कैसे हुई, पहला डील क्या था? हर पहली चीज़ में इंटरेस्ट तो बना ही रहता है, पहला प्यार, पहली चीज़ कोई भी चीज़ हो। तो पहला डील मेरा जो हुआ था, जब मैंने जॉब से रिज़ाइन किया, तो एक नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का या 1 महीने का या 2 महीने, अलग अलग। तो तब ये तो फिक्स था कि कोई नया जॉब नहीं करने वाला हूँ, तो बिज़नेस में जाना है। तो तब अलग अलग लोगों से मिल रहा था। तब एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी जहाँ पर क्लाइंट का कुछ रिक्वायरमेंट था और कुछ दोस्तों ने बोला था एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, वो देखो ऐसे ऐसे है, अच्छा पैसा मिलेगा। सो आई वेंट, मेरे पास क्लाइंट्स तो थे, मैं लोगों को तो क्लाइंट्स को मिला और नीड आइडेंटिफाई की और मैं जाके बताया कि ये है, एंड देन वी विजिटेड द साइट। तो ये मेरे लिए भी पूरा नया एक्सपीरियंस था, ये जो सेल्स प्रोसेस हम आज बोलते हैं क्लाइंट को, और ये ऑन इनविटेशन वाला प्रोजेक्ट था। तो क्लाइंट को वॉक इन नहीं होता था। तो हमको पूरी प्रोफाइल दो क्लाइंट की, तो मैंने बिल्डर को जाके पूरी प्रोफाइल दी, बिल्डर की तरफ से मेल गया, क्लाइंट को इन्विटेशन गया और हम लोग साइट पे पहुँचे। इट वॉज अ बंगलो, गेटेड कम्युनिटी बंगलो प्रोजेक्ट, हाई एंड बंगलोज पूना में। और उसमें जब क्लाइंट ने देखा और पूरा ओवरऑल स्टडी किया और हमारे साथ जब वो हमने उसको जो पॉइंट्स बताए, ही एग्रीड ऑन दैट एंड स्लोली दैट कन्वर्टेड इनटू सेल। क्या बात है। और वो इस तरह से मूव हुआ कि एक तो नोटिस पीरियड में हो आप, पहला डील हो रहा है आपका और इतने जल्दी। और ऑनेस्टली दैट वाज 2015-14 इट वॉज टिकट साइज ऑफ 6 करोड़ प्लस। और इतना बड़ा डील तो था, नो डाउट। हम काफ़ी लोग थे, माला माल वीकली टाइप तो जो ये हमारे बिजनेस का है, बट इट वॉज अ गुड शेयर। और पहला डील क्लोज करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सबसे बड़ी बात थी कॉन्फिडेंस। जो अंदर आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आ रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस तब दिया। और आई थैंक टू द कस्टमर ऑल्सो, टिल डेट दे आर माई कस्टमर, कि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दी एंड ट्रस्टेड अस, एंड दैट स्टिल कंटिन्यूस। So that was the first deal which has made super happy. तो इसमें अभी आज के दिनों में ये देखा नहीं जाता ज़्यादातर कि पहले डेवलपर जो है ना इनविटेशन से ही बुलाते थे कि कौन है क्लाइंट, उसका पोर्टफोलियो बताओ, ये करो। आज के दिन में वो देखने नहीं मिलता ज़्यादातर। मुझे विष्णु ये जानना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है आज, आप डेडिकेटेडली कमर्शियल में काम करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो कमर्शियल में आपका एक्चुअली आना कैसा हुआ? ये आपका बैकग्राउंड के वजह से या आपका प्रीवियस नॉलेज था कमर्शियल के लिए, उसी को आपने कंटिन्यू किया? क्योंकि रेसिडेंशियल में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, तो इसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी दीजिए ना, आपकी क्या एग्जैक्टली सीन था दिमाग में कि अब कमर्शियल ही क्यों करना है? पहले दिन से एक तो मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा था जहाँ पे हम नंबर गेम खेलते हैं। ROI जो सब हर कोई बात करता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी चीज़ आप इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न क्या बनने वाला, कोई भी चीज़ आप लेते हो उसका आगे बेनिफिट क्या है। सही। तो आपकी नीड थी एक, और उसको फुलफिल करो और उसका रिटर्न। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नीड है और इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न ही जनरेट करना, यही नीड है, तो इसका एक प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि आपका हर चीज़ का एक प्रोडक्ट का प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कि आपको इतने टाइम रहना पड़ेगा उसमें, तब जाके वो रिटर्न देगा। FD आपने 5 साल की तो ये ROI आएगा।
तो ये प्रोसेस के हिसाब से एसेट एलोकेशन में जब रियल एस्टेट को देखते हैं तो ROI गेम फिर से नंबर पे आ गया। जब नंबर पे आया तो यही हमारा काम था। तो हमने देखा कि रेसिडेंशियल जो 2004, 5, 6 में जो हर 2-3 साल में डबल हो रहा था, वो 2008-9 के बाद में कहीं तो ख़त्म हो गया था, रुक गया था और नहीं हो रहा था। लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर स्टक, पीपल वर स्टक, इन्वेस्टमेंट वर स्टक, एंड ऑफ कोर्स जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका EMI और ये सारी चीज़ें वेरी क्रूशियल फैक्टर्स। और हमारा मैं जो कस्टमर बेस पहले से मैनेज करता था एसेट बेस इन्वेस्टमेंट का, उसमें HNI और सुपर HNI कस्टमर्स हुआ करते थे। तो इनका पर्टिकुलर नीड होता था कि ये अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है इससे इतना ROI आना चाहिए। तो उसी फिलॉसफी पे वहाँ से हम लोग ने देखा कि प्रीलीज प्रॉपर्टीज़ विच आर ऑलरेडी अर्निंग रेंटल इनकम आर मोस्ट लुक्रेटिव, बिकॉज उसमें 7%, 8%, 9% का ROI है। रेसिडेंशियल का जब हमने पूरा कैलकुलेशन किया, बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशन किया, फिर भी हार्डली 1 से 1.5% का ROI आता था रेंटल पे, और एप्रिसिएशन भी उतना नहीं रहा था, इसलिए वो भी कोई फैक्टर नहीं रहा था। एंड पूना मार्केट वॉज ग्रोइंग आफ्टर 2008-9, IT का बूम था, IT वॉज ग्रोइंग वेरी वेल, मैन्युफैक्चरिंग वॉज ग्रोइंग वेरी वेल। तो पूना में कमर्शियल रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जिसकी तरफ किसी का नज़र नहीं था पहले। तो ये जो ऑफिस स्पेस और शोरूम्स और ये सब आने लग गए, तो इसमें ROI, कमर्शियल में ROI का गेम शुरू हुआ। और धीरे धीरे जो प्रीलीज समझने लग गए इन्वेस्टर, देयर वो इन्वेस्टर वो मेड लॉट ऑफ मनी। और अगर आप आज 10 करोड़ का कोई एसेट खरीदते हो खुद के पैसे से, मान के चलो 10 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदा, बंगलो खरीदा, वी हैव डन सच कैलकुलेशन वर्किंग वेयर इन 10 करोड़ यू कैन हैव 4 प्रॉपर्टीज। ओके, ये कैसे? अब ये कैसे, इसको क्योंकि जब हमको पता चला कि X के पास 10 करोड़ है और उनका इंटेंशन, उनका जो एम है, उनकी जो नीड है, वो है एक रेगुलर इनकम जनरेट करने की, एसेट क्रिएट करने की, उस एसेट को अपने बिजनेस में भी यूज़ करे जाए और उससे हमको इनकम भी आए, जिसकी वजह से उनके जो रेगुलर कैश फ्लोज है बिजनेस के, उस पर इम्पैक्ट ना हो और उनके एसेट भी बने। अब ये जो मॉडल था, ये बहुत क्रूशियल मॉडल है जिसमें नंबर गेम आता है। अगर आपका थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो उसके बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। तो हमने उसका वर्किंग बनाया कि एक आदमी अगर 10 करोड़ लेके बैठा है तो उस पर उनको लोन, अगर रेंटल प्रीलीज प्रॉपर्टी देखते हैं, तो इफ़ समबडी इज गेटिंग अ प्रीलीज प्रॉपर्टी ऑफ 9% और बैंक का इंटरेस्ट रेट 8% है, तो मेरा 1% का बेनिफिट है। सेकेंड, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूँ कि 9% की यील्ड की प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ, जहाँ पे पूरा लोन भी लेता हूँ, एवरीथिंग इज ऑन लोन, हार्डली माई 20-25% is only invested from my end, my entire EMI is offset by my rental। तो इतना सस्ता पैसा यूज़ नहीं करने को मिलेगा। प्लस जो एसेट क्रिएट है उसकी वैल्यूएशन अच्छी है। मान के चलो 2.5 करोड़ का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, उस पर 7.5 लाख रुपए का रेंट आ रहा था और उसका EMI जा रहा है। तो मेरे लिए आज 10 करोड़ का एसेट खड़ा हो गया। सही बात है। वर्किंग कैपिटल और जो बिजनेस गाइज है, मैन्युफैक्चरिंग से, इनमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें एसेट्स लगती है। तो एसेट्स क्या है, बैंक 100 रुपये की प्रॉपर्टी पे 1:1 भी देता है, 1:2 भी देता है, 1:2.5 तक भी जा सकता है, लुकिंग एट द बिजनेस। तो उसको लिवरेज भी करने को मिल गया। 9% पे आ रहा है, उसको 9.5 से पैसा मिल रहा है बैंक से, 50 पैसा साल का यूज करने के लिए पैसा मिल रहा है। इससे अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा? सही बात है। प्लस प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, और प्रॉपर्टी आपका ट्रांजैक्शनल वैल्यू ना बढ़े वैल्यूएशन पे, बट एवरी ईयर पेपर वैल्यू बढ़ते रहता है, तो उसका बेनिफिट बैंकिंग में होता है। और जब आपके पास एसेट्स होते हैं, एवरीबडी इज रेडी टू गिव यू लोन। सब एसेट एंड गोल्ड, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है या गोल्ड है, कोई भी आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे देगा, बैंक दे देगी, और बिजनेस के लिए यूटिलाइज हो सकता है। एग्जिट भी इजी है क्योंकि आपका ऑलरेडी रेंटल जनरेट हो रहा है, आपको कल बेचना है, इट इज़ ईजी, जबकि आप दूसरा रेसिडेंशियल में वो नहीं कर पाते हो। सही बात है। ये सजेशन कोई हार्डकोर बैंकर ही दे सकता है, जिसने है ना बैंकिंग में बहुत सारा काम किया है, जिसने अप्स एंड डाउन्स और पूरे A to Z पढ़ाई की है बैंकिंग की, वो ये प्रॉपर सजेशन दे सकता है जो आपने बताया अभी। तो इसमें क्या है सर कि क्लाइंट का विन विन नहीं होगा तो मेरा भी विन विन नहीं होगा। सही बात है। सो यू नीड टू मेक देम ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सर इफ यू आर इन्वेस्टिंग X एंड जनरेटिंग Y विदाउट डूइंग एनीथिंग which is effortless pre-lease में, it makes sense it makes sense।
रेसिडेंशियल का सबसे बड़ा चैलेंज, एक तो रेंटल नहीं जाएगा, हर 11 महीने में रेंटल को रिन्यू करो, उसके पीछे लगो। यहाँ 5-5, 10-10 साल के एग्रीमेंट होते हैं, लॉक इन, गुड कस्टमर्स, कंपनीज आ IT कंपनीज, कैट ए कंपनीज होती है, तो रेंटल का इशू नहीं है कलेक्शन का इशू नहीं है, बैंक इज़ रेडी टू फंड यू। इससे अच्छा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो फॉर अस इट वाज कि इफ इट इज़ इन्वेस्टमेंट इट हैज़ टू बी कमर्शियल, ग्रेट, इट कैन नॉट बी एनी अदर दिस थिंग। मतलब लैंड एक अलग चीज़ है, लैंड को आपको लोन नहीं मिलता है, मगर लोन के साथ अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, कमर्शियल। ग्रेट, ग्रेट। नथिंग कैन बी। मुझे और एक जानना है कि अभी आप जब कमर्शियल कर रहे हैं तो कमर्शियल में और कौन से वर्टिकल्स आप देखते हैं? कमर्शियल में जैसे आप प्रीलीज दिख रहे हैं, और भी कोई वर्टिकल्स है या फिर कोई ये छोड़ के भी और वर्टिकल्स में आप काम कर रहे हैं? कमर्शियल पूना जैसे मेट्रो में 2 या 3 कॉन्सेप्ट ही चलते हैं। जैसे हमारे इधर एक तो रिटेल शोरूम शॉप्स, जिसको सबसे फेवरेट माना जाता है सारे इन्वेस्टर में। देन ऑफिस स्पेस है एंड वेयर हाउसिंग है। वेयर हाउसिंग भी जो एथोराइज वेयर हाउसिंग है उसके लिए, जहाँ लार्जर टिकट साइज होता है, बड़ी कंपनीज होती है और उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है और रिटर्न्स आर मच बेटर देन एनी अदर कमर्शियल एसेट्स, क्योंकि लैंड सस्ती होती है MIDC या किसी की इंडस्ट्रियल की, शेड सस्ते होते हैं और रेंटल भी ईजी होता है। बट दोज आर बिगर यूनिट्स, 1 एकड़ 2 एकड़ टाइप्स के। कमर्शियल ऑफिस एक स्ट्रक्चर हो गया, फिर आपका स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जो कमर्शियल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं कंपनीज, ये भी आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो हॉस्पिटल भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, स्कूल भी लॉन्ग टर्म हो गया। तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बहुत इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज द एग्रीमेंट्स आर 30 ईयर्स। ओके। तो इसमें स्पेसिफिकली ऐसे कुछ क्लाइंट्स मैंने मेरे जर्नी में देखे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा रेसिडेंशियल में डाला है। एक्चुअली उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उतनी, उन्होंने एक प्रॉपर्टी उनको रहने के लिए चाहिए, वो छोड़ के उनको कोई आप जैसा बंदा मिला नहीं जो प्रॉपरली उनको गाइड कर पाए। बहुत सारे ऐसे आपने भी आइडेंटिफाई किए रहेंगे कि लगभग बहुत ज़्यादा पैसा वो रेसिडेंशियल में डालते हैं और उनका रिटर्न्स नहीं आता है। तो ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ में हुआ जहाँ पे आपने कुछ आइडेंटिफाई करके उनको गुड पाथ पे लाया या परफेक्ट पाथ पे लाया, ऐसा कुछ हुआ है आज तक? ड्यूरिंग लास्ट 10-8 ईयर्स जब भी हम कस्टमर से मिलते हैं और उसकी पूरा पोर्टफोलियो समझते हैं और वो जब बताता है, तो नॉर्मली यही सिचुएशन होती है कि रेसिडेंशियल साइड बहुत इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसने बच्चों के लिए लेके रखा है, खुद के 4 फ्लैट है और ऐसे, और उनको इंटरेस्ट होता है रेसिडेंशियल, पता नहीं क्यों। बट मेंटेनेंस, और बाद में जब हम सवाल करते हैं कि सर इसमें क्या यील्ड आता है या मेंटेनेंस कैसे होता है, तो दैट इज़ अ ट्रिकी। एंड नाउ दे आर पीपल हु आर गेटिंग ओल्ड, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट टफ हो जाता है वो, प्लस ROI भी नहीं आ रहा है, प्लस हर बार नया टेनेंट ढूंढो और ये सारे। तो हमने जब कस्टमर को ये पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस है और हमने जो नंबर गेम किया है, जब हमने समझाया कि इफ़ यू आर अ हार्डकोर इन्वेस्टर एंड यू लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, भले बच्चे के लिए जिसके भी लिए तो जो हमने जर्नी बताई उनको कि अगर आप कमर्शियल के साथ रहते हो तो आपका क्या बेनिफिट होगा, when we put this on numbers with numbers और उसको प्रूफ करते हैं, तब धीरे धीरे उनकी आई ओपनर, जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आई ओपनर था। इतने सारे कस्टमर्स है, रिटेल भी और बड़े से बड़े भी, जो दिग्गज है अपने बिजनेस में, जिन्होंने 20-20, 30-30 फ्लैट्स लेके रखे स्कीम्स के स्कीम। हाँ, 20-20, 30 फ्लैट बोल करके आज बहुत सारे ऐसे हैं। नहीं, इसमें तो मैंने आइडेंटिफाई किए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं कि जिन्होंने ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए कि अब आज वो लिक्विडाइज करने के पीछे है उसको। सो सर, डॉक्टर्स का आपने बात किया, तो रिसेंटली हमारे साथ एक किस्सा हुआ था जहाँ वी मेट अ डॉक्टर थ्रू अ रेफरेंस and we saw the entire portfolio and we were shocked. He is a very good investor in terms of money wise or fund wise, the asset he's created, but majorly was assets which were not performing for him, मतलब which were not generating anything, कोई रिटर्न ही नहीं बना रहा है। मतलब X अमाउंट के जगह पे 1% का रिटर्न आ रहा है, जबकि उसका आउटफ्लो बहुत बड़ा है। ओके। अब हम ये सोच रहे थे कि इतना इन्वेस्टमेंट, करोड़ों में इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद, 25-30 करोड़ के ऊपर था, हार्डली कुछ 8-10 लाख रुपए का रेंटल आ रहा है और आप होल्ड कर रहे हो, और उसको कैसे, मतलब मैंने जब उनको सवाल किया कि सर ये इतना आपने एम्पायर खड़ा किया है, इसमें आपका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो
क्यों इन्वेस्टमेंट किया, तो वो कोई जवाब उनके पास भी नहीं था एक्चुअली, बट ऑफ कोर्स एवरीबडी पीपल डोंट लाइक टू से, तो ही हैज़ गिवन मी जस्टिफिकेशन विच लेटर उनको भी लगा कि ये मैंने सही नहीं बोला। तो हमने उनको फिर पूरा इसका मैथ समझाया, हमने कमर्शियल रियल एस्टेट समझाई उनको, फिर कैसी एसेट्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड पे प्रीमियम। लोग जब हमको बोलते हैं कि यार यहाँ जब 10,000 की चीज़ यहाँ 10 बिल्डर बेच रहे हो, आप 12 की क्यों बेच रहे हो, तो वो लॉजिक हमने समझाया, हमने वो डिफरेंसेस बताए और उनको एग्जाम्पल्स के साथ बताया, और उनको पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड बताया कि कैसे मूव हुआ है पूना मार्केट या कमर्शियल मार्केट। तब जाके उनको ऐसा लगा कि हाँ गलती हुई है। देन ही एक्सेप्टेड कि येस बट वी विल पुट दिस ऑन ट्रैक, एंड ही इमीडिएटली स्टार्टेड कि बॉस लेट्स स्टार्ट, you give me opportunity and we will go ahead. And the first time, you will not believe, Friday we met, Saturday we closed. क्या बात है। And a good amount of transaction, good value, and now the customer is happy कि जिस तरह से now we are now doing a reshuffle in his portfolio, real estate portfolio, जिसमें हम थोड़ी बैड एसेट्स बाहर करेंगे और गुड एसेट्स अंदर करेंगे। ऐसा हमारा बहुत कस्टमर्स के साथ है, यही हमारा बेस है। एक्चुअली इसमें ना मुझे जो सबसे मेन चीज़ लगती है ना कि आज देखो आप जितने भी चैनल पार्टनर या ब्रोकर जो काम कर रहे हैं, ये ज़्यादातर इसमें आप देखो 90% जो है ये रेसिडेंशियल में काम करने वाले लोग हैं। ये बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, या फिर ये विजिबल है बहुत ज़्यादा जगह पे, जहाँ पे जाओ ये विजिबल है, इधर जाओ विजिबल है। पर एक्चुअली आप जैसे जो लोग हैं जो कमर्शियल पोर्टफोलियो संभालते हैं, कमर्शियल में प्रॉपरली जिसको नॉलेज है, ऐसे लोग जो है ना ये अभी तक न मीडिया में है, न कोई खुद का प्रेजेंस उतना उन्होंने ग्रो किया है। इसमें बहुत एक्चुअली है ना बहुत बड़ी वैक्यूम क्रिएट हो गई है। तो आपके जैसा जो पोर्टफोलियो देखते हैं या आप जैसे जो लोग हैं ना, उनको स्ट्रीमलाइन करके पिक्चर में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आज भी ऐसे हैं कि जो ढूंढ रहे हैं पर उनको वैसे लोग मिल रहे नहीं है। आज आप यही देखेंगे ना कि अपने इंडस्ट्री का एक ड्रॉबैक है, आप शेयर मार्केट का हो या फिर म्यूचुअल फंड का देखो, इतने सारे आपको स्पीकर मिलेंगे यूट्यूब पे इधर उधर, अपने इंडस्ट्री के बहुत कम स्पीकर हैं। और मैं एक्चुअली ये हमेशा बोलता रहता हूँ जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं कि कहीं ना कहीं से आप है ना आपकी स्पेशलिटी को बाहर लाओ। एक्चुअली विष्णु आपकी जो स्पेशलिटी है ना, ये स्पेशलिटी में काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, यानी गिने चुने लोग हैं। आज भी आप अगर निकलेंगे ना मार्केट में तो आप भी पहचान पाएंगे, अरे बहुत उंगली पे गिनने इतने ही लोग हैं। पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इसके वजह से क्या हो रहा है कि आज लोग गलत जगह पे फंस रहे हैं, जिसकी एक्चुअली रेसिडेंशियल की रिक्वायरमेंट इमीडिएट एक ही प्रॉपर्टी की है, पर वो 50-50 प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है। ठीक है, ये गलत है एक्चुअली। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे लोग कि अब नहीं ये रियल इस्टेट ही गलत है। तो रियल इस्टेट गलत नहीं है, रियल इस्टेट में बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स है, पर वो परफेक्ट वर्टिकल में पहुंचने के लिए परफेक्ट आदमी के पास जाना आपको जरूरी है। नीड आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से आज आपके पास क्लाइंट है, नोबडी वांट टू लूज अ क्लाइंट, तो जो सामने दिखता है वो आप बेच देते हो, या जो है ये मतलब दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट राइट, बट ये हो रहा है और इसको रोकने के लिए कुछ नहीं। और जब कोई सच में अच्छी सलाह देता है तो उनको लगता है ये गलत बोल रहा है। सही बात है, क्योंकि हमारे साथ भी होता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल 90% जो रेसिडेंशियल में काम कर रहे हैं वो लोग तो दिखता नहीं, रहे ये लोग तो ज्यादा चिल्ला के बता रहे हैं। पर ये वैक्यूम है एक्चुअली। अगर आइडेंटिफाई करेंगे ना, नंबर समझता है ना सर, जिसको सो अभी इट इज बेसिकली जिसके पास नंबर का नॉलेज है ना, वो नंबर को जिस दिन समझ गया वो कभी भी रेसिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट के तौर पे एट अ डिफरेंट स्टेजेस विल नॉट कम। अगर कोई बहुत ही लुक्रेटिव प्रपोजल है जहाँ उसका पैसा पोजीशन तक कुछ अच्छा हो रहा है तो वो रेसिडेंशियल में रहे, नो प्रॉब्लम। बट जहाँ पे रेगुलर इनकम की बात है, जहाँ पर एसेट होल्ड करना है लॉन्ग टर्म, जहाँ पे अप्रिसिएशन भी चाहिए, वहाँ पे कमर्शियल का जिसको समझ आ गया ही विल ओनली लुक एट कमर्शियल। सो नाउ अगर आप देखोगे पूना में मेजरली एक ही पोर्टफोलियो है बड़ा इन्वेस्टर का, जो हर प्रोजेक्ट में जो भी अच्छा प्रोजेक्ट है ना उसमें आपको वही सेम कस्टमर बेस का रोटेशन दिखेगा। ये इसी वजह से सुपर HNI और जो फैमिली बिजनेसेस है पूना में, उनके भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है 50, 60, 100 करोड़ एंड अबाव, दोज आर बेसिकली सेम रोटेशन, रिपीटेड क्लाइंट्स है। ये क्लाइंट यहाँ पर भी है, यही क्लाइंट वहाँ पर भी है, क्योंकि इनको ये मैथ समझ गया है, इनको पता है कि यहाँ से एग्जिट लो, यहाँ एंट्री करो,
और उनका फिक्स ये हो गया। जितने नए कस्टमर है, जितने रिटेल, अगर आप देखोगे कोविड के पहले एक टाइम आया था, एवरी डेवलपर हु इज मेकिंग कमर्शियल वाज मेकिंग स्मॉल ऑफिसेस। Yes. ये इसलिए किया गया था क्योंकि तब एम्प्लॉयज़, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को समझा था कि कमर्शियल में जाना चाहिए और वहाँ से रिटर्न ज़्यादा आता है, तो उसकी टिकट साइज में बैठाने के लिए 55 लाख 65 लाख के यूनिट्स निकालना शुरू किए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स डिड दैट और वो सक्सेस भी हुआ। कोविड ना आता था तो ये हिट था और रेसिडेंशियल में बूम आता नहीं था। वो जो कमर्शियल का पीक चल रहा था वही सब जगह चलता था और वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ काफ़ी लोगों के लिए, किसी किसी के लिए डिले हुआ है क्योंकि कोविड आ गया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ टू बी। सो समबडी एज अ रिटेल, हम जो बात करते हैं सैलरीड लोगों की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्लैट लेते हैं क्योंकि वो टिकट साइज में फ्लैट आ जाता है, 1 BHK तो भी आ जाएगा 35 लाख में। तो उनके लिए भी आज इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कमर्शियल रियल एस्टेट होल्ड करने की या फिर रेट्स के थ्रू होल्ड करने की, जहाँ पे वो 25 लाख से भी शुरू कर सकते हैं और रेगुलर इनकम ले सकते हैं विदाउट होल्डिंग एसेट। बराबर है। मुझे एक जानना है कि आप इतना कमर्शियल में काम करते हैं, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हैं? मैं सब जगह करता हूँ, एसेट एलोकेशन हर जगह होना चाहिए। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, आई ऑल्सो होल्ड कमर्शियल रियल एस्टेट, और जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही जो मैं दूसरों को सजेस्ट करता हूँ वही मैं फॉलो भी करता हूँ। ऑफकोर्स लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से ही आपको मैनेज करना पड़ता है, बट मेजरली सेम एसेट एलोकेशन जो मैं दूसरों को बोलता हूँ वही गणित पे मेरा भी इन्वेस्टमेंट सेम पेज पर है। यस यस यस। ओके, पुणे का रियल एस्टेट मार्केट इन कमिंग फ्यूचर 10 ईयर्स 20 ईयर्स में कहाँ पे देखते हो आप कि आते हुए 10 साल में या आते हुए 20 साल में पुणे मार्केट कहाँ रहेगा? और प्रीवियसली अगर 10 साल पीछे जाके अगर एनालिसिस करके आगे वाले दिन देखते तो आप क्या सजेस्ट करेंगे या फिर पुणे कहाँ रहेगा? अभी पुणे की तो बात हम बाद में करेंगे, अभी तो आप इंडिया के इस पे ही देख लो। अगर ओवरऑल ग्लोबल जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग 4th इकोनॉमी हो गए, अभी 4 ट्रिलियन क्रॉस कर लिया है, एंड वी आर वेरी एग्रेसिव going forward. Entire world is looking towards India. When it is entire world is looking towards India, तो of course Pune or any city which is having so much of resources has to grow. तो infrastructure बोल दो, पुणे में क्या advantage है? पुणे is a market where you have IT, you have across manufacturing. We are the largest PCMC. आप देख लो तो हमारे पास सबसे बड़ा एशिया का ऑटोमोबाइल हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, प्लस all 4 sides of Pune you have MIDCs which are grown MIDCs, matured MIDCs. ऐसा नहीं कि कल चल के आ रहा है, and this will keep growing. आज हम लोग हिंजेवाड़ी फेज़ 4 फेज़ 5 इनॉग्रेट हो गया है, हम चाखन से आगे चले गए फेज़ 2 फेज़ 3 में, हम सुपा तक चले गए, नगर तक, यहाँ सोलापुर रोड इंदापुर वगैरह हम चले गए, इधर हम लोग बढ़ रहे हैं बैंगलोर साइड में। तो अगर आप ब्लाइंडली भी देखेंगे 10 साल पहले और अभी वैसे भी डिफरेंस हुआ है। मार्केट भले ही कितना भी मूव नहीं हुआ है, अच्छा था बुरा था, बट IT हैज़ ग्रोन, पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन, यंग पॉपुलेशन हैज़ डन, जोग्राफिकली वी हैव मूव्ड सो फार। जो जहाँ आज आप देखो कि बॉम्बे पुणे हाईवे जहाँ था वहाँ तक हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अच्छे ग्रोन है विथ गुड डेवलपर्स, जो 5-7 साल में नहीं था। तो आने वाले 20 साल नो डाउट वी आर ग्रोइंग विथ एक्सपोनेंशियल दिस थिंग ओवरऑल, नॉट ओनली रियल एस्टेट वंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, रियल एस्टेट बढ़ना ही बढ़ना है क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी है एंड वी आर पॉपुलेशन ड्रिवन। तो हमारे पास पॉपुलेशन ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कंजम्पशन जो भी चीज़ करेगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप हॉर्लिक्स पकड़ लो, स्कूल्स पकड़ लो या रियल एस्टेट पकड़ लो, छत तो लगेगी रहने के लिए, तो आपको लगेगा ही। ऑफिस जो बीच में कोविड में ऑफलाइन वर्क फ्रॉम होम, एवरीबडी हैज़ टू कम बैक टू स्पेस, एवरीबडी विल कीप ऑक्यूपाइंग। और धीरे धीरे इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप, होल्डिंग अ बिजनेस और डूइंग अ बिजनेस का जो सेंस है वो लास्ट 10 ईयर्स में एक डिफरेंट लेवल पे है। आज 10 साल पहले किसी को आप मिले होगे आपके दोस्तों में या किसी को, आप देखो कि वो तब जॉब की ज़्यादा हंट होती थी, आज बिजनेस की ज़्यादा हंट है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस आर फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द यंग मिनिमल्स जिसको बोलते हैं हम लोग, 20 से 30 साल के जो बीच के लोग अभी जो कर रहे हैं मिरेकल्स। सो इंडिया हैज़ टू ग्रो, इंडिया का। और पुणे नो डाउट क्योंकि एजुकेशन हब है सारी चीज़ का। महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो पीपल प्रीफर पुणे देन बॉम्बे। यस, सेफ्टी वाइज भी,
बच्चों के हिसाब से, एंड दैट्स द रीज़न इफ़ यू सी रेसिडेंशियल यू हैव Tier 2 Tier 3 मेजर इन्वेस्टर्स जो फ्यूचर अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है. सेम विद कमर्शियल. और न्यूज़ भी इतने आ रहे हैं जो पुणे के फेवर में है, जैसे टेस्ला पुणे में ऑफिस लिया है टेस्ला ने, और भी फ्यूचर में अभी ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि ऑटोमोबाइल का हब ही पुणे में, तो ऑटोमोबाइल हब में आपका फिर से कमर्शियल का ही वहाँ पे पिक्चर में आ जाएगा जैसे ही आपका वेयर हाउसिंग का स्टार्ट हो जाएगा. अगर टेस्ला आता ही है पुणे में तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें ग्रो होगी, तो उसको जो जो मटेरियल लगने वाला है उससे भी रिलेटेड चीज़ें की ग्रोथ आने वाली है, तो डेफिनेटली वो होने वाला. और जैसे आप बेंगलोर को अपन देखते हैं कि बेंगलोर में आज इतना आईटी कंपनी से पुणे में तो ऑब्वियसली आ गई है, आपने जैसा बताया कि और 2 फेजेस में हिंजवड़ी भी ग्रो करने वाली है, तो डेफिनेटली बहुत बहुत आगे का 10 से 20 साल का जो पीरियड है ये बहुत ही यानी पुणे चेंज ही हो जाएगा लगभग. पुणे वी आर गेटिंग क्लोज टू बॉम्बे. हम लोग बहुत नज़दीक जा रहे हैं बॉम्बे के. धीरे धीरे ये गैप कम होते होते बहुत छोटी बचेगी. और क्यों ग्रो हो रहे? क्योंकि हम ऑटोमेटिकली यू सेंस व्हेन डेवलपर्स स्टार्ट बाइंग सम लैंड्स अक्रॉस पुणे, जहाँ आउटर लाइन जो हम लोग अभी देख रहे हैं रिंग रोड्स आने वाले, तो ऑफ कोर्स वो रिंग रोड आएगा तो बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा. इतना गडकरी साहब काम कर रहे हैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सारी चीज़ें आएगी तो उसकी वजह से भी बढ़ेगा. तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, ऊपर से फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आदमी आराम से. आज आप यहाँ से नागपुर चले जाओ 12 घंटे, पहले 15 घंटे लगते थे, अभी 10 घंटे में पहुँच जाओ, 12 घंटे में. सही बात. तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें, मोबिलिटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो ग्रोथ हैज़ टू बी देयर ऑटोमेटिकली. आप देखो जहाँ रोड अच्छी होगी पुणे में, जो भी एरिया में PCMC बोलो, रावेत बोलो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया वहाँ डेवलपमेंट देख लो, रेट्स देख लो. बालेवाड़ी देख लो आप, बालेवाड़ी आज से 10 साल पहले देखो और आज देखो, आज बहुत चेंज है. बहुत चेंज. आपने पुणे छोड़ के और कौन से लोकेशन में आप काम कर रहे हैं अभी, यानी और कहाँ पे ग्रो किया है आपने कमर्शियल? हमने पुणे मार्केट, PCMC और सराउंडिंग MIDCs सारा हम लोग करते हैं अभी भी कमर्शियल और रिलेटेड लैंड्स में. Bombay is one of the market where commercial we do specifically when there is a requirement from the client. और उसमें फिर लोअर परेल हो गया, BKC हो गया, अंधेरी हो गया, जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से हम लोग उसमें काम करते हैं, बट कमर्शियल. मेनली आपका जो लीड जनरेशन सोर्स है या फिर ये जो है उसके बारे में आपके अभी तक के डिस्कशन में ऐसा लग रहा है कि आपका ज़्यादातर रुझाव या ये सब चीज़ें जो है ये रेफरल पे ही दिख रही है ज़्यादातर. पर आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आपका कौन से इंस्टीट्यूशंस है या फिर कौन से ऐसे एसोसिएशंस है कि जहाँ से आप कनेक्टेड है, या फिर आपको कुछ वहाँ से बेनिफिट मिलता है, या फिर और एनहांस करने के लिए आपको खुद के लिए तो आप क्या क्या यूज़ करते हैं? ऑनेस्टली एवरीबडी इज़ यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. हमने अभी तक उतना डिजिटल कुछ किया नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस मॉडल है इसमें रेफरेंस वर्क्स द बेस्ट, बिकॉज जिसने हमारा सर्विसेज, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस लिया है, दे ऑटोमेटिकली गिव अस क्लाइंट्स और रेफरेंस इन देयर सर्कल, प्लस वी जनरेट ऑन रेफरेंस बेसिस. वी डोंट थिंक कि ऑनलाइन जाके हमारे लिए जो हम काम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लीड आ जाएगा उसमें, या लीड बोलो या क्लाइंट मिल सकता है जैसे हम लोग सोच रहे हैं. उसमें हो सकता है कि 20 लीड में से एक हमारे काम का हो, बट दैट इज़ 20 को हमको कैटर करना पड़ेगा. सही बात है. अगर मुझे नोन सोर्स से कुछ मिलता है, रेफरेंस में कुछ मिलता है विच इज़ अ वेरी फिल्टर्ड, और कनेक्ट ईजीली हो सकता हूँ, मैं जाके अप्रोच ईजीली हो सकता हूँ, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया है तो जिसका नाम मैं बोलूँगा उससे इजीली मुझे मीटिंग मिल कनेक्ट हो जाएगा इमीडिएटली. तो इसी सिलसिले में वी आर कनेक्टेड. जैसे प्रॉप ऐसा जब मैंने ज्वाइन किया था, द बेसिक थिंग, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, तब बहुत ऑर्गेनाइजेशन थे और सब कोई खींच रहा था, मतलब वो मेम्बरशिप वाला सीन था. बट प्रॉप वॉज सटल, द काइंड ऑफ पीपल दे वर वेल एजुकेटेड, प्रोफेशनल, जिनको कुछ चीज़ें क्लियर है, और बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से. कोई CEO रह चुका है जर्मन कंपनी में, कोई फलाना रह चुका है, कोई अच्छा बैंकर है, कोई CA है, CS है, लॉ फर्म्स से आता है, कोई बहुत अच्छी बिजनेस फैमिली से आता है. तो एक कंफर्ट, सेकंड इज ट्रस्ट. then once you get that trust, then you are open, then you can share anything, you can get anything, you can call for a help, so you feel very comfortable as a family. So prop is one, and second was BNI again the same fundamental. Their strategies or their business looking at the networking is worldwide known.
सो देयर यू डोंट हैव फियर ऑफ कि मैं कस्टमर, जो हमारी इंडस्ट्री में होता है, कस्टमर का नाम बोल दूंगा या प्रोजेक्ट का नाम बोल दूंगा, वहाँ एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो पीपल विल कीप रेफरिंग यू बिजनेस। वो उनके घर में अगर कुछ भी करना है तो वो फिर आपको रेफ़र करेंगे, बेचना है, ख़रीदना है, जो भी है। सो जहाँ पे ये वाले नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है, देयर वी आर प्रेजेंस। वी डू नॉट रियली गेट इनटू डेवलपर्स के जैसे इवेंट्स है, ये सब हमने नहीं करते हम लोग, क्योंकि हमको लगता है कि वी आर नॉट जस्टिफाइंग दैट प्रेजेंस ऑल्सो, कि वी डू नॉट वर्क विथ ऑल द डेवलपर्स टुडे। बहुत लिमिटेड सिलेक्टिव वो फिल्टर करके, क्योंकि कस्टमर का पैसा लगाना है, सही बात है, कल कुछ हो जाए तो दिक्कत हो, तो वी हैव डन दैट ड्यू डिलीजेंस एंड दिस इज़ द अप्रोच विच वी आर डूइंग एंड वी आर चेंजिंग इट विद द टाइम। थोड़ा थोड़ा कुछ डिजिटल पे कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग करते भी है, बट नॉट गंगो जिस तरह से आज की तारीख में चल रहा है। आप कुछ टिप्स दे पाएंगे हमारे जो व्यूअर्स है, जो रियल एस्टेट में आज दूसरे अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, पर जिनको बहुत इंटरेस्ट है कमर्शियल में, आपके जैसा जिनको उनका खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, तो विष्णु डे टू डे एक्टिविटीज़ में कौन से पैरामीटर्स पे काम करता है? विष्णु के कौन से ऐसे पैरामीटर्स है कि जो विष्णु भूलता नहीं है करने में, और वो डेली फॉलो किया जाता है वहाँ पे, और वो करने की वजह से आज सक्सेस है? तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जो आज नए रियल एस्टेट ब्रोकर्स को प्राइमरीली वो करना ही है अगर उनको कमर्शियल में सस्टेन करना है? क्योंकि आज आपने भी देखा है कि इतने साल में आपने भी देखे रहेंगे बहुत सारे ब्रोकर्स आए, बहुत सारे ब्रोकर्स गए, रेगुलरली आते रेगुलरली जाते, पर सस्टेन करने वाले जो लोग हैं उनका बेसिक फंडामेंटल क्या है जिसकी वजह से वो मार्केट में टिके रहे और उनको मार्केट में से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको दिन ब दिन वो ग्रो करते गए? ये मेन एक्चुअली ऐसा सवाल है कि जो हमारे व्यूअर्स से रिलेटेड है। कोई भी एक बिज़नेस जैसे कमर्शियल हम लोग करते हैं तो हमको पता है ये नंबर गेम है। वो डेवलपर से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, वहाँ के रेट से रिलेटेड और एंट्री लेवल एग्जिट लेवल से। तो इसका एक तो थरो नॉलेज तो आपको चाहिए, मतलब यू नीड टू रीड, कि आप ब्लाइंडली कोई भी प्रोजेक्ट किसी को भी सजेस्ट नहीं कर सकते। आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। डेवलपर ये प्रोजेक्ट ला रहा है तो इज़ देयर अ कैश फ्लो जिसकी वजह से वो कंप्लीट कर पाएगा टाइम पे, या ये बुकिंग के भरोसे पे करने वाले प्रोजेक्ट्स है? इसके पीछे लीगल लिटिगेशंस क्या है? आज मैं किसी का पैसा लगवा दूँ और कल वो फंस जाए। तो वी डू फर्स्ट ऑल ड्यू डिलीजेंस नंबर्स। इफ़ वी आर कन्विंस्ड थरली विथ कि जो प्राइस ये बिल्डर मांग रहे हैं आज, या जो आस्किंग प्राइस है, इज़ इट जस्टिफाइड टू माई इन्वेस्टर, देन एंड देन ओनली ये सब करने के बाद वी अप्रोच टू कस्टमर। और उसमें भी अगर कोई गुंजाइश है निगोशिएशन की, दैट ऑल्सो इज डिस्कस विद द प्रमोटर्स एंड देन इट इज़ पुट ऑन द टेबल। विष्णु डे टू डे में क्या करता है? विष्णु कुछ नहीं करता है, नंबर्स पे है। तो अगर जहाँ नंबर मैच नहीं हो रहा, अगर कोई डेवलपर अनरीजनेबल है, वहाँ पे नहीं सूट करता है, और वहाँ मुझे पता है कि एंट्री लेने के बाद मेरा कस्टमर या मेरा क्लाइंट कभी एग्जिट नहीं कर पाएगा पैसा बना के, वी विल नॉट अप्रोच, कितना भी लुक्रेटिव है। हमने पहले दिन से ये क्लियर रखा था, हमारा जो कंसल्टेंसी फीस है इसके बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। भले वो 5% हो, 6% हो, 4% हो, 3%। वी विल बी प्योरली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट, डेवलपर क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड रेस्ट पैरामीटर जो होते हैं बेसिकली, लोकेशन क्या है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, फ्लोर प्लान कैसे, और पोटेंशियल क्या है, प्योर। बिकॉज दिस आर द क्लाइंट्स, इफ दे डोंट मेक मनी वी विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। ये पहले दिन से क्लियर था कि इफ क्लाइंट इज नॉट मेकिंग मनी, आई एम नॉट मेकिंग मनी। तो जब तक क्लाइंट पैसा बनाएगा, तो ये तो किसी जो भी नया या किसने अभी तक रेजिडेंशियल किया कमर्शियल में आना है, तो पहले तो होमवर्क, पहले तो नंबर का गेम। You should not follow blindly what developer gives you. You should read, you should understand कि कॉस्ट कहाँ से डिराइव्ड हो रही है, क्यों डिराइव्ड हो रही है। एंड यू शुड आस्क डेवलपर कि सर आपने पार्किंग का भी लगाया, इंफ्रा का भी लगाया, डीजी का भी लगाया, 500 रुपये बढ़ा के 3000 कर दिया, और इधर भले रेट कम रखा है। तो ये डिफरेंस समझना होता है। मैंने बहुत सारे देखा है सेल्स वालों को कि वो बोलते हैं सर ये रेट है, 20 रेट कम है, और बाकी तो ये तो स्टैंडर्ड है ना सर। उनको ये कितना भी आप सर पटक लो तो वो नहीं समझते, बोलते सर ये स्टैंडर्ड है, ये इसी तरह है। बट उनको आउटफ्लो नहीं समझता कि भाई पूरा आउटफ्लो SDR GST तो गवर्नमेंट को जा रहा है, बट कस्टमर का पैसा लग रहा है, तो ही विल लुक एट ओवरऑल। तो वेल कैलकुलेशन समझना चाहिए कि ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो अच्छा काम करते हैं,
रियल एस्टेट में, बट नंबर गेम नहीं आता, नंबर फंसा है उनका, फंसा है मतलब कमर्शियल में भी और ROI प्रीलीज इसमें भी गणित बिगड़े हुए। तो हम बोलते रहते कि सर ऐसे नहीं होगा, इट हैज़ टू बी दिस वे, एंड वी आर वेरी अपफ्रंट विद डेवलपर्स ऑल्सो व्हाइल आस्किंग। हमको बिल्कुल कोई शर्म नहीं है जब हम क्लाइंट के लिए निगोशिएशन के लिए बैठे। बहुत बार प्रेशर होता है डेवलपर के, यू कैन नॉट गो बिलो सच प्राइजेस और ये प्राइस नहीं दे सकते, बट हमको लगता है कि ये प्राइस आनी चाहिए प्रॉपर्टी की और ये जस्टिफाइड है एट दिस लोकेशन एंड दिस क्वालिटी। क्लाइंट सेंट्रिक सोचना बहुत जरूरी है। तो वी आर वेरी फोकस ऑन क्लाइंट सेंट्रिक। मैं क्लाइंट को पहले दिन ही बोल देता, सर यू नीड टू ट्रस्ट मी and you need to treat me as a friend, then only this transaction will happen. If you have any doubt and if you are hopping with 10 other brokers and trying to get it, तो आप मत करो, इसमें आपका ही नुकसान होगा। एक भी इसमें 10 लोगों में से किसी का ये नहीं होने वाला, आप सबसे बड़े लॉस पे, बिकॉज यू विल बी टेकन एट ट्रोल, आप कंफ्यूज हो जाओगे और एंड में आप किसी पे भी भरोसा नहीं करोगे। इसमें गुड बैड सब, और आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करोगे। और ऐसा हमने बहुत बार देखा है, सेम कस्टमर होता है ना जो 10 जगह जाता है। तो आई वुड से कि समबडी वांट टू स्टार्ट, पहले तो नंबर समझ लो, कन्विक्शन अपने आप में ले लो कि मैं खुद जाके ये बाय करने वाला हूँ क्या, अगर मुझे ये प्राइस पे आता है। इफ़ यू आर नॉट बाइंग, डू नॉट टेल योर कस्टमर टू बाय। सही बात है। किसी को भी अगर आपको लगता है कि ये बाय करना यहाँ ठीक नहीं है, और होमवर्क करने का कोई ज़रूर, मतलब ये तो डेली है ना, हम तो रोज़ उठ के मार्केट का देखते हैं, एरिया का देखते हैं, डेवलपर का देखते हैं, और जो आज डेवलपर अच्छा है वो कल अच्छा रहेगा ये पता नहीं है। तो एवरी प्रोजेक्ट यू नीड टू इवैल्यूएट, नाम पे से नहीं जाना है, ये सबसे बड़ा। मुझे ऐसा कोई आपका एक आधा इंसिडेंस आप बताइए या फिर एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा कोई सजेशन, ऐसा कोई हुआ है इंसिडेंस कि जहाँ पे क्लाइंट सेंट्रिक पूरी डील आपने क्रैक करवा के दी और वो सच में बहुत बेनिफिशियली थी क्लाइंट के। यानी क्लाइंट तो अभी ऑब्वियसली जैसा बोला आपने कि 10 अलग अलग ब्रोकर्स के साथ में घूम रहा है, पर दूसरी जगह से डील नहीं क्रैक कर पाया, पर आपने वो डील उसको प्रॉपरली क्रैक करके दी और वो लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बन गया। ऐसा कुछ आपका एक कोई मेरे पास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है जहाँ पे हमने ये अवेयरनेस करके क्लोजर्स किए हैं, या फिर कस्टमर्स वॉज कन्फ्यूज्ड और उसको नहीं मिल रहा था कि क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे भी रिसेंटली हमारा एक क्लाइंट से इंटरेक्शन था, एंड क्लाइंट वाज वेरी न्यू इन टर्म्स ऑफ, हमारे लिए भी नया था, मार्केट के लिए भी नया था, बिकॉज ही डिडंट न्यू लॉट ऑफ पीपल, एंड आई वाज लाइक डूइंग रिसर्च ऑन क्लाइंट, व्हाट वी नॉर्मली डू फ्रॉम फेसबुक गूगल की क्लाइंट क्या है, प्रोफाइल क्या है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, जितने भी मिली थी मुझे पहला उन्होंने कॉल पे बताया था कि आई हैव 80 लाख रुपीज़, आई वांट टू हैव 2 यूनिट्स कमर्शियल, एंड आई वाज लाइक कि सर पॉसिबल नहीं, 80 लाख में 2 यूनिट कहाँ से दूंगा। तो हम एक प्रोजेक्ट है बानेर में, वो 55 लाख प्रीलीज का उनका ऐड चल रहा था, तो उससे रिलेटेड वो था। तो मैंने बोला सर रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोले 2 यूनिट है, इन्वेस्टमेंट है, प्रीलीज चाहिए। बोले आपने जो डाला था उसका बताओ। तो मैंने बोला सर ये है, बट दिस, तो मैंने उनको पूछा कि क्या है आप तो आधा घंटा हमारा जब कॉल चला, तो इन हाफ एन आवर वी मूव फ्रॉम 80 lakhs to 4 करोड़। क्या बात है। सो क्योंकि मैंने पहले होमवर्क कर लिया था उनके कि फ्रॉम वेयर इज कमिंग, तो धीरे धीरे फिर देन आई आस्क्ड फॉर अ मीटिंग एंड वी met. He was very normal person, like a client, and he came to us, we visited one of the project in PCMC. He was very much impressed, and we started negotiating. Due to some reason there was hardly 1 or 2 unit, which was because he wanted Vastu and all compliance also, and we fixed on 1 unit. और ट्रेजेडी ऐसी हुई कि जो यूनिट उन्होंने फिक्स किया वो 1 घंटे में किसी ने ऑनलाइन बुक कर दिया है। अच्छा। और सेल्स वालों को भी ऐसा था कि कोई और सेल्स वाले से हम बात करें और किसी और ने क्लोज कर दिया, तो अभी अपने इसमें जिसका टोकन आ गया उसका यूनिट हो गया, एंड देन हम फिर से 0 पे आ गए, एंड देन वी वाज लाइक अब हमको फिर से होमवर्क करना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ही वाज लाइक कि बॉस वी नीड टू क्लोज, हमको टाइमलाइन दिया गया था। ओके। तो हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट और देखे, उनको बताया बट किसी पे कुछ, किसी का प्राइसिंग, एंड क्लाइंट वाज वेरी ओपन ऑल्सो
whenever he visited with some other brokers also, or he directly visited, he used to call us, take the feedback of the project, ask us ki what is right, what is wrong, and that gave us more confidence plus कि ये तो close करना पड़ेगा. Then we hunted a project for him in center of Pune, and we visited. और हमारे पास 4 ही दिन थे because he was supposed to travel abroad. तो Friday we called him. यानी 4 दिन में पूरा डील क्लोज करना था. हाँ, क्योंकि सर्च भी करना है, डील भी क्लोज करके खत्म करना है. ओके. क्योंकि हम लोग वो स्टेज पे आ गए थे जहाँ पे अगर उस दिन वो चले जाते थे, मतलब वो डील नहीं होती थी, तो फिर 1.5 महीने बाद तो वो ठंडा हो जाता था और कुछ और हो जाता था या क्लाइंट के साथ माइंडसेट चेंज हो जाते. तो मैंने उनको बोला सर आप कैसे भी करके ये लोकेशन प्रीफर्ड है नहीं मेरा. मैंने बोला सर आप प्रोजेक्ट देखने आइए एंड रेस्ट लीव इट टू अस. And during that entire period, I also saw कि what kind of psychology, because we keep reading, तो क्या psychology का customer है, कैसे buy करता है. तो we got a neck of it. और हमने उनका visit करवाया. He liked the property and we said कि you give your offer. He gave you offer which was much below. And we wanted to match it and close it. So that day थोड़ा सा उल्टा किया कि customers के साथ हम नहीं करते. We always handhold. उस दिन मैंने उनको जानबूझ के बोला कि सर यू रीच आई विल कम. और मुझे पता था कि मैं रहने वाला हूँ तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा बिकॉज इट विल बी अगेन अप टू मी टू गिव दैट रेट. और जो मैं नहीं करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बी फेयर विद द डेवलपर एंड द कस्टमर बोथ. सो आई एक्सप्लेन द सेल्स पर्सन ऑल्सो इन द डेवलपर. आई एक्सप्लेन द डेवलपर कि दिस इज द केस, इट इज़ अ क्लियर क्लोजर, यू डू नॉट वरी, यू हैव टू जस्ट कीप योर इंटैक्ट एंड वॉट एवर डील यू कैन बेस्ट कीप. And that day, after 2.5 hours का discussion, I got a call from sales guys कि boss we closed, blah blah price, and that deal which was 80 lakhs, we closed more than 3 crore plus. Client called, he said boss ऐसा ऐसा हुआ है and thank you so much. Tomorrow 12 o'clock we are meeting. We will finish up the documentation part. It was a weekend. और ट्यूसडे द क्लाइंट वाज सपोज टू फायर. मंडे एग्रीमेंट हुआ, कंप्लीट हुआ. डेवलपर ऑल्सो शॉक कि इतने स्पीड से कभी कुछ नहीं. डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट फाइनल होके सब कुछ होके पेमेंट आके किसी ने शाम को साइन करके दूसरे दिन चला गया. तो वो पूरा ट्रांजेक्शन और एक्सपीरियंस हमारे लिए भी ऐसे था. एंड दैट डे क्लाइंट वॉज सो हैप्पी. रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही लिटरली हग्ड मी फॉर गिविंग दैट. एंड आई वॉज ऑल्सो कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है ऐसा लगने लग गया था कि भाई हाँ कि किसी को जस्टिफाई किया है या मेरा रोल जस्टिफाई हुआ है. आज मुझे जो अप्रिसिएशन मिला है उसका, एंड ये रियली वाज लाइक. एंड देन ही वाज अ बिग इन्वेस्टर. एंड देन लेटर ही टोल्ड मी सर्टेन थिंग्स विच आई वाज नॉट अवेयर एक्चुअली. एंड देन ही सेड कि यस, एंड इट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो याद रह सकता है आपको लाइफ लॉन्ग. सही बात है. ये तो एक इंसिडेंस आपने बताया, ये तो हर्डन्स में से आपने पूरी केस निकल के लाई. तो क्या चैलेंजिंग था. हाँ, ये चैलेंजिंग था. हाँ, पर वो क्लाइंट प्रॉपर यानी वो सब डील होने के बाद में उसका आपने पूरा हिस्ट्री निकाला, कौन था, क्या था, कैसा है पूरा. आई कैन नॉट टेल यू बट ही can be one of the biggest investor of our portfolio because the kind of background he comes from. Then he has explaining what all he has and how he want to move ahead in यानी बड़े इन्वेस्टर्स भी आपको पहले छोटा पिक्चर ही दिखाते हैं. मुझे ये पता कि अगर कोई सामने बड़ा भी बंदा है, वो आपके सामने आया नहीं है, पर वो जब आपको इंक्वायरी करेगा ये करेगा, तो आपको 40 लाख से उसने स्टार्ट किया था. 80 लाख में 2 यूनिट्स मतलब 40 लाख का. तो 40 लाख वाला कस्टमर भी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता है. यानी 10 टाइम्स आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी वो हिसाब से है. आपकी अगर जज इट राइट, इफ यू डू योर होमवर्क राइट, आपको पता है क्लाइंट का पोटेंशियल क्या है, और क्लाइंट को जब आप उसके पोटेंशियल के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से जब प्रॉपर्टीज दिखाते हो, प्रपोजल देते हो, तो 110% 1 स्टेप अहेड आके कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है. वो अपना बजट सब करता है, सब सेटल होता है. हमने देखा है, बहुत सारी केसेस में देखा है. दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस. हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है जहाँ पे कहाँ से शुरू हुई. वही मुझे जानना है एक्चुअली. मेरा अगला सवाल वही है कि मुझे आपकी एक सक्सेस स्टोरी चाहिए. अभी अपन फाइनल स्टेज में आपकी मुझे एक सक्सेस स्टोरी बताइए कि जहाँ पे कस्टमर ने नहीं क्या एकदम पूरी डील ही कुछ अलग हो गई है. नहीं क्या इतनी सबसे बड़ी डील, आपकी सबसे बड़ी डील जो थी उसके बारे में आप बताइए. हमारे
6 साल पहले एक कस्टमर से मिला था मैं, किसी के रेफरेंस में, मेरे फ्रेंड ने मिलवाया था मुझे, 6-7 साल हो गए। और दे कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और उन्होंने मुझे सेम 3-4 करोड़ का प्री लीज प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट दिया था। एंड आई यूज टू हंट, आई यूज टू सेंड देम प्रपोजल, दे यूज टू सी, बट दे वर वेरी हार्ड निगोशिएटर, वेरी वेरी हार्ड। मतलब 100 की चीज़ 60 में चाहिए। अच्छा। और हमेशा डिफ़िकल्टी ऐसी होती थी बिकॉज चंक अच्छा रहता था, पेमेंट टर्म्स उनके बहुत स्ट्रेट रहते थे, वेरी क्लियर व्हेन दे टॉक, इफ़ दे विल गिव यू 10 days और 15 days, so they were very clear। हमने कम से कम 25-30 प्रपोजल एंड तक लेके गए, विच कंक्लूड्स फ्रॉम 4 करोड़ टू 20-25 करोड़ ऑल्सो। इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग है, इंडस्ट्रियल एक्विजिशन है, शोरूम्स है, डिस्ट्रेस सेल है, बैंक एनपीएस है, और हर बार कुछ ना कुछ होके ना डील वहाँ पे आके ये हो जाता था। एंड ड्यूरिंग दैट डे ऑफकोर्स हम रेपो डेवलप कर लिए, मिलते थे, सब बात होती थी, सारी चीज़ें होती थी, बट ये ट्रांजेक्शन जो ब्रेड बटर है हमारा, वो नहीं हो पा रहा था। सो लास्ट ईयर भी उन्होंने मैंने उनके बर्थडे के लिए कॉल किया, तो ऐसी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रिक्वायरमेंट ऐसी है, मुझे 20-30 करोड़ में कुछ चाहिए, अर्जेंट है, किसी चीज़ के लिए मुझे चाहिए। मैंने बोला सर डन। एंड ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट द लोकेशन। ही वॉज लाइक कि ईस्ट पुणे, विमान नगर, मतलब कोरेगांव पार्क से खराड़ी तक। Whenever I used to give him बानेर, बालेवाड़ी प्रपोजल, स्ट्रेट वे नो आ जाता था। और वो सबसे बड़ा हर्डल था, क्योंकि डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, प्रीलीज वहाँ है, यहाँ जो है वो सूट नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ही नो, ही इज़ दैट प्रोफाइल की एवरीबडी अप्रोचेज हिम, वेल नेटवर्क कस्टमर। तो दिस टाइम ही हैव गिवन मी अल्टीमेटम, इफ़ वी आर नॉट डूइंग दिस टाइम बिजनेस, इन आगे से हम बात ही नहीं करेंगे विष्णु, धंधे पे बात नहीं करेंगे, बाकी सब बात होगा। आई वाज लाइक कि बॉस दिस टाइम तो कुछ करना पड़ेगा। और हंट शुरू हुई, तो मैंने बहुत सारे उनको प्रोजेक्ट भेजे, पहले भी भेजे थे। तो हमारा बात शुरू हुआ, सर ऐसे ऐसे ऐसे, एंड देन देयर वाज अ वन प्रोजेक्ट जिसके लिए मेरी बात हुई। एंड उनकी भी किसी के थ्रू बात हुई थी, बट मेरा अप्रोच था पहले से, मेरा उनके पास सब कुछ डेटा जो हम भेजते हैं पूरा वर्किंग मैंने भेजा हुआ था, तो इट वाज लाइक वेरी क्लियर। एंड ही सेड कि आई विल गो थ्रू यू। सो ही ब्लाइंडली ट्रस्टेड मी दैट डे फॉर व्हाट वी डू। ही हैज़ गिवन मी नंबर्स कि उनको क्या चाहिए और कितना यूनिट चाहिए। सो वी वर टॉकिंग इनिशियली फॉर 1 floor, one floor, 25,000 square feet total Okay. floor. So 1 floor, X price, Y price. I said was not doing, launch पे भी नहीं दिया इन्होंने। तो बोले क्या करेंगे? मैंने बोला 2 floors, I will try. So he said okay, 2 floor but at X price. Again price got reduced because it is 2 floor. फिर से ड्रॉप कर दिया, फिर से ड्रॉप कर दिया कुछ। तो मैंने बोला ठीक है। So I called the salesperson from the developers end and I said कि boss you have open floors and मुझे I have a client and तो they said कि boss get the client, visit करवाओ, ये सब करो वो सब। तो I said नहीं, rate। So he said boss ऐसे नहीं होगा ना, you need to call the client, do the। मैंने बोला ठीक है। So I went, I sat with the sales guy and I give him a brief कि this is the size of the floor, this is what you are quoting, this is my quote. If you're okay, I'm closing the deal here, client will not come. And he said कि boss client has to be there। मैं बोला आपको डील चाहिए, क्लाइंट चाहिए? तो बोले ठीक है। So we went to the director and we set, he straightway said no deal। So second हमने शुरू किए 2 floors, जो पहले से दिमाग में था 2 floor। He said not, then he slightly mellowed down, gave us certain pricing, but that was far, हमारे लिए वो बहुत दूर था। तो हमने फिर से हमारा नंबर पूरा जो हमारा एक्सपर्टीज़ है हमने उसको वर्किंग किया, पोजीशन कब तक है उसका, इंटरेस्ट कॉस्ट, एवरीथिंग, रिवर्स कैलकुलेशन, गिवन हिम अ प्रपोजल कि बॉस इफ़ यू आर डूइंग दिस। इट वाज 29th of December लास्ट ईयर। ओके, last year। And then he said no Vishnu, we cannot do the deal। I said okay sir। I went back to the customer office, I have given him all the history,
आई सेड आई नीड एटलीस्ट 1.5 करोड़ का नेगोशिएशन के लिए आपकी तरफ से अप्रूवल. सो क्लाइंट सेड डन, यू क्लोज इट एट योर दिस थिंग. 50 लाख 1 करोड़ कुछ होगा तो यू कैन टेक अ कॉल, एडजस्ट कर सकते हैं. आई वेंट बैक, आई टोल्ड, आई वेंट विद अ चेक. 50 लाख का चेक लिया 2 और गया. मैंने बोला सर दिस इज़ माई प्राइस. सो आई वॉज एट एक्स करोड़. मैंने बोला वो वाई करोड़ में डिफरेंस था 8-10 करोड़ का, तो मैं 2 करोड़ ऊपर करके मैंने बोल दिया सर को कि ये प्राइस है, ये चेक है, इफ़ यू आर ओके वी विल गो अहेड, यू कैन टेक योर टाइम. तो ही सेड नो इट इज़ ब्ला ब्ला ब्ला. तो हमने उस पर बोला ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया. मैंने बोला ठीक है, चेक लिया, जेब में डाला, बाहर चले गए. एंड दैट डे ट्रस्ट मी दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डील. फर्स्ट, सेकंड मतलब वो बढ़ने वाली थी. सेकंड इट वाज कि मेरा भी अंदर से था कि इट इज़ अ बिग डील, क्लोजर तो ज़रूरी है. वी आर सिटिंग इन लास्ट क्वार्टर, अब आने वाला है, एंड वी आर सिटिंग कि दिस इज़ द नीड. एंड देन आई वेंट आउटसाइड. Vikram was along with me and we had coffee, and then the director called कि when will he pay. So I said I will give you payment for these 2 floors, 1 floor within 30 days. Okay. Within 30 days as per your terms I will pay you on XYZ date. He said both the floors. Both the floors not possible, 1 floor commitment. Agreed. So I paid him. बोला चेक नहीं, because it's month end, I want RTGS. That was around 7:30 in the evening. He said RTGS. So मैंने बोला you are okay with the price, everything. We noted on the paper, signed, done. I called customer. I said sir, account details भेजा है, 50 lakh rupees to be transferred immediately. Trust me, that day, that 50 lakhs which was credited in 40-45 minutes after adding the account and all, that has given that confidence to the developer and to me कि this can happen when client has not visited, client has not been there as a part of negotiation, nothing. और वो फर्स्ट फ्लोर्स मतलब 2 फ्लोर हमने क्लोज किए, उसके बाद में हमने 3 फ्लोर क्लोज किए. क्या बात है. टोटल 75,000. टोटल 1,25,000. क्या बात है. 1,25,000 विद इन 15 days वी क्लोज अनदर 2 units. एंड इसमें डेली बेस पे, एंड दैट 3 months जो हमको उसका, तो इट वॉज डे इन डे आउट वी वर वर्किंग, बिकॉज वी हैव टू डू लोन्स, वी हैव टू डू नंबर क्रंचिंग, पैसा कहाँ से देना है विद द डेवलपर. देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स विद द clients also. Certain uncertain events happened at his end also. We were stuck. But that entire experience with the customer, that deal, the day we did first 2 agreement Jan end में, client, we both were so happy, and he also never did this way, I also never did, and we were like standing and we like कि wow, we have done a good job दोनों के लिए. मेरा भी मतलब I told him very honestly कि this is my one of the biggest deal ever, and in this way where I am handling the entire transaction, you trusted me for whatever I negotiated and given you. And later I came to know कि this was one of the best deal which has happened there in that project there, and nobody, post that nobody got that prize or whatever deal or जो भी है, मुझे भी नहीं मिला बाद में तो. But that was something which I feel was a success story, because the client, 6 years of relationship, 6 years he has watched me or he has seen me, and then trusted for such a big transaction blindly and did whatever I said. टोकन ट्रांसफ़र करना है, क्या ट्रांसफ़र करना है, नेक्स्ट डे ही अगेन ट्रांसफर द टोकन एडवांसेस, एंड देन ही kept his promise. And for 1 floor we kept, he did 2 floors transaction same January, and client was also happy, developer was also happy, and we did that. So now that trust has given me more clients, that trust from the client, and he has engaged me into more assignments also than now coming future. But दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज ब्रोकर. yes. ये एक्चुअली आज एक, अगर मैं प्रॉप कमेटी मेंबर के हिसाब से बात करूँ तो ये हमारे प्रॉप के जिम से. हाँ नहीं, अभी इसमें कैसे है कि अगर वो राइट टाइम पे राइट बैलेंस नहीं होता था, मुझे नंबर्स पे नहीं आता था, अगर मैं डेवलपर से प्रेशराइज होके वो बात नहीं कर पाता था,
तो वो अगर आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई नंबर ओनली, कैलकुलेशन कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है टिल पोजीशन और जो रिवर्स कैलकुलेशन इंटरेस्ट का करके जो प्रेजेंट किया है, इफ समबडी अंडरस्टैंड नंबर्स विल एक्सेप्ट दिस, दैट वाज माय थॉट एंड दैट हैज़ प्रूव्ड कि येस दिस वर्क्स व्हेन इट, एंड इट वॉज बिलो प्राइस, आई अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, आई कैनॉट गो टेलिंग यू, बट that particular incident's success story has given lot of confidence in good work and patience. अगर नहीं रहता था तो मैं भी कस्टमर कब का छोड़ चुका होता था कि ये कुछ लेता नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ. सेम वे विद द अदर गाय ऑल्सो, 3 months रोज जा रहे रोज कर रहे हैं, बट यू नीड टू हैव पेशेंस है, मालूम है प्रॉस्पेक्ट कस्टमर है, ही विल बाय राइट प्रोडक्ट राइट टाइम. ग्रेट. आज बहुत सारी चीज़ें हमको नई सीखने मिली है. हमारे व्यूअर्स को भी ये नॉलेज जो है ना, ये एक्चुअली कोई शेयर नहीं करता है. यानी आज आप विष्णु को मिलने के लिए कोई नॉर्मली नहीं ऐसा डेयरिंग भी नहीं करेगा कि आके कोई पूछे, और विष्णु भी किसी को बताएगा नहीं. ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे ये पॉसिबल है. थैंक्स विष्णु, थैंक्स टू यू कॉलिंग मी. हम तो ये हमारा सारा क्लोज डोर है, हम कहीं नहीं रहते, तो हमारा तो सारा क्लोज डोर है. तो हम तो चाहते कि ठीक है, इसमें हमारा इसमें सीखने जैसे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली. हम भी चाहते हैं कि लोग नंबर समझे, लोग ROI समझे, क्लाइंट को समझाए, क्योंकि उनका बेनिफिट है इसमें. जिस दिन क्लाइंट समझ जाएगा वो इजी डील रहेगा. आप वो सीख जाओ तो इजीली आप बात नहीं. आज बहुत सारी नॉलेज बैंक, आज बैलेंस बहुत आ गया नॉलेज बैंक में. थैंक्स विष्णु फॉर कमिंग अ पॉडकास्ट. पक्का आगे भी एक आधा और भी हमको एपिसोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स की तरफ से हमको रिक्वेस्ट आती है कि सर ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है. तो डेफिनेटली कमिंग डेज में हम एक आधा और एक एपिसोड करना पड़ेगा अपने को ऑन पब्लिक डिमांड. थैंक्स विष्णु. थैंक यू सो मच अभिजीत. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. थैंक यू सो मच.